सीएसईबी के लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि कौन से टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक से अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं भाग्यराज। आप सभी का स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिकल के इस एमसीक्यू सेक्शन में, जो कि क्लास नंबर 20 होने वाला है। तो अभी तक आपने प्रीवियस कोई सा अगर लेक्चर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस एमसीक्यू क्वेश्चन में मैं डायरेक्ट एसएससी जेई और जितने भी एग्जाम में जेई और टेक्नीशियन में आए हुए क्वेश्चन को करवाता हूं। चलिए पेपर नंबर 10 का पार्ट 3 हम लोग करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए यह है पेपर नंबर 10 का पार्ट 3, ठीक है। किसी भी डाउट की स्थिति में आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि ये टॉपिक मुझे समझा दीजिए, या कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, द प्रेजेंस ऑफ एन, देखिए लिखा है द प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज मेड नोन बाय, मतलब कैसे पता चलता है कि कहीं पे इलेक्ट्रिक करंट है, ये कैसे पता चलेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 फ्लैशिंग, इफेक्ट प्रोड्यूस्ड, क्रैकिंग या इलेक्ट्रिक शॉक। तो इससे पता चलता है इलेक्ट्रिक शॉक से, है ना। ये जो आंसर है इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। इफेक्ट भी इसका आंसर होता है, इफेक्ट सेकंड आंसर है। अगर जैसे मान लीजिए शॉक नहीं होता ना, तो मैं इफेक्ट से धरता कि कहीं पे मान लीजिए हीट प्रोड्यूस हो जा रहा है, कहीं पे लाइट जनरेट हो रहा है, तो मेरे को पता चल जाएगा हाँ भाई यहाँ पर करंट है। लेकिन प्राइमरली अगर मेरे को कहीं पे शॉक लगता है तो मेरे को पता चलेगा कि उधर इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही है, ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है इलेक्ट्रिक शॉक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए लिखा है व्हेन ए करंट फ्लोज थ्रू द हीटर कॉइल इट ग्लोज बट द सप्लाई वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज। हीटर अगर ग्लो क्यों करता है जब करंट फ्लो होता है, तो एक हीटर ग्लो क्यों करने लग जाता है लेकिन सप्लाई वायर ग्लो नहीं करता। आपको मालूम है बेटा, हीटर ग्लो करने का मतलब है उसमें हीट आता है, और हीट का मतलब होता है I²R। तो जिसका भी रेजिस्टेंस ज्यादा होगा ना, वो ज्यादा हीट करके क्या करेगा, ग्लो करेगा। तो इसका मतलब है जो हीटर का रेजिस्टेंस होगा ना, जो हीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो वायर के रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पर देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ द हीटर कॉइल इज मोर देन द सप्लाई वायर्स, यही ऑप्शन सही है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। सप्लाई वायर्स आर मेड अप ऑफ सुपीरियर मटेरियल, सप्लाई वायरिंग इज कवर्ड विद इंसुलेशन, करंट थ्रू सप्लाई लाइन फ्लोज, ये सब कोई काम का नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें यही है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है द मैग्नेटिक पोटेंशियल इन अ मैग्नेटिक सर्किट कैन बी मोनेटाइज्ड इन टर्म्स ऑफ। कैसे निकलता है, किसी चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय विभव को किस नाम से दर्शाया जाता है। इसमें से आप देख पाएंगे कूलम्स, कूलम्स तो चार्ज का यूनिट होता है बेटा, चार्ज। फैराड ये तो कैपेसिटेंस का यूनिट होता है, धारिता का, ठीक है। एमएमएफ यही है मैग्नेटो मोटिव फोर्स, मैग्नेटो मोटिव फोर्स, और इसी का यूनिट ही होता है बेटा, इसी का यूनिट होता है एम्पियर टर्न, यही होता है ना। तो एमएमएफ यही किसी जगह पर चुंबकीय फ्लक्स के विभव को दर्शाता है ना, चुंबकीय सर्किट के विभव को। यही इलेक्ट्रिकल सर्किट में लिखा रहता है ना, तो ये कहलाता है ईएमएफ, ठीक है ना। आज ही के क्लास में मैंने मैग्नेटिक सर्किट पढ़ाया है, और आज ही जो बच्चे इसको देख रहे होंगे ना, वो आराम से एक क्वेश्चन बना लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, the magnetic material which can be easily magnetized in both direction are known as। एक ऐसा मैग्नेटिक मटेरियल जो दोनों दिशाओं में, फॉरवर्ड और रिवर्स, मतलब एक प्रकार का करंट जब फॉरवर्ड जा रहा है, एक रिवर्स जा रहा है, इन दोनों में उस मटेरियल को मैं मैग्नेटाइज कर दूं, ऐसा कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता बेटा, लो हिस्टेरिसिस लॉस मटेरियल भी नहीं होता, हाई हिस्टेरिसिस लॉस मटेरियल भी नहीं होता, ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल होता है। जैसे सॉफ्ट आयरन डिस्क हो गया, ये सब ऐसे होते हैं ना जिसको मैं दोनों दिशाओं में क्या कर सकता हूँ, मैग्नेट बना सकता हूँ, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद्यमान होती है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखना है। एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, एडी करंट को कैसे कम किया जा सकता है, डिक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मीडियम, डिक्रीजिंग द परमिबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मीडियम, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक मीडियम, या नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए। आपको मालूम है एडी करंट जो है
एडी करंट के कारण एडी करंट लॉस होता है, तो एडी करंट लॉस फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ट्रांसफार्मर के कोर को ना एडी करंट लॉस से बचाने के लिए ना हम लोग कोर को लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट से होता क्या है ना, जो कोर की परमेबिलिटी है वो तो इंक्रीज होगी, साथ में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, जिससे एडी करंट लॉस क्या हो जाता है, एडी करंट लॉस नहीं बोले, एडी करंट कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज द रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम, ये हमारा सटीक आंसर होगा। मीडियम के रेजिस्टेंस को इंक्रीज कर दूंगा ना तो मेरा क्या हो जाएगा, एडी करंट कम हो जाएगा, क्योंकि एडी करंट जो होगा ना वो हमेशा 1/R के, फिर से बता देता हूं यार, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडी करंट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय, देखिए एडी करंट बोल रहा है, एडी करंट लॉस नहीं है, एडी करंट है, एडी करंट से ही एडी करंट लॉस आता है। तो एडी करंट जैसी बात आता है ना, तो हम पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो एडी करंट लॉस होता है ना वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। इसी के लिए हमने क्या करते हैं कि कोर को ना सिलिकॉन स्टील से क्या करते हैं, लेमिनेट करते हैं। ये सब चीजें आपको पता है। तो सिलिकॉन स्टील से लेमिनेशन से क्या होता है ना, ये जो परमिएबिलिटी है ये तो बढ़ती है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। परमिएबिलिटी बढ़ेगा, जितना अच्छा परमिएबिलिटी रहेगा उतना अच्छा फ्लक्स वहां से गुजरेगा, ये तो पक्का है। चुंबकशीलता जितनी अच्छी होगी फ्लक्स उतना अच्छे से सेटअप होगा वहां। लेकिन ये जो मैं वो कर रहा हूं ना, क्या बोलते हैं, लेमिनेशन, लेमिनेशन से क्या होता है ना, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और एडी करंट डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता ही है रेजिस्टेंस ऑफ द मीडियम। अगर रेजिस्टेंस बढ़ा ना तो एडी करंट कम हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ मैग्नेटिक मीडियम, आंसर नंबर सी। ठीक है, ऐसे आप रिलेट करके पढ़िएगा बेटा तो आपको याद जल्दी होगा। इन द लेफ्ट हैंड रूल थंब ऑलवेज रिप्रेजेंट, लेफ्ट हैंड रूल, ये लेफ्ट हैंड रूल है, तो थंब क्या रूल करेगा, ये लेफ्ट हैंड रूल है। अपने हैंड को ऐसे रखिए कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। तो ये जो है ना, ये हमेशा फोर्स को दिखाता है, ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और ये करंट को दिखाता है। तो ये किसको दिखाएगा बेटा, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ द कंडक्टर, चालक के बल की दिशा को हमेशा दर्शाता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। A conductor of length L has I passing through the current I passing through it, मतलब एक कंडक्टर L लेंथ का है, इसमें से I करंट पास हो रहा है। When it is placed parallel to a strong magnetic field, the force experienced by the conductor will be, आपने पढ़ा है, जब भी ये चीजें आता है ना क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कोई वायर है चाहे कोई कंडक्टर है, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड, हमेशा इसमें एक ईएमएफ जनरेट होगा या अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा। ये फोर्स को दिया जाता है लॉरेंस फोर्स से, F = BIL sin थीटा। और जब ये पैरेलल बोल रहा है, पैरेलल का मतलब है जो मेरा मटेरियल है, जो मेरा वायर है वो ऐसे रखा हुआ है, तो वायर का ये प्लेसमेंट और इस फील्ड के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो 0 डिग्री है, पैरेलल में तो 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे जो फोर्स हो जाएगा ना वो 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। लेकिन यहीं पे अगर ये ना पैरेलल की जगह अगर आपको क्वेश्चन में बोलता परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर में क्या होगा, ये फील्ड है और आपका जो मटेरियल है, ये जो वायर है, ये ऐसे रखा हुआ है, मतलब 90 डिग्री बना रहा है, तो 90 डिग्री बना रहा है मतलब BIL sin 90 हो जाएगा, और sin 90 कितना होता है, 1 होता है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा ना वो मैक्सिमम कहलाता है। तो हमारा आंसर आता है इसमें BIL, इसमें जो मैक्सिमम फोर्स लगता है। लेकिन अभी पैरेलल के लिए हमारा 0 हो गया, ये आता परपेंडिकुलर के लिए, ये आया है पैरेलल के लिए। क्लियर है, ऐसे रिलेट करके पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट। Sparking occurs when a load is switched off because the circuit has high, क्या होगा, स्पार्किंग कब होता है, जब लोड बहुत ज्यादा होता है, सर्किट में क्या होगा ज्यादा, तो हमेशा याद रखिएगा कैपेसिटेंस कभी भी स्पार्किंग का डिनोट नहीं करता। जब भी इंडक्टेंस होता है ना, तो इंडक्टेंस के कारण क्या आता है, सडन चेंज इन करंट होता है,
सडन चेंज, करंट में अचानक से परिवर्तन हो जाता है, और इसी परिवर्तन का ना ये इंडक्टेंस क्या करता है, विरोध करता है, जिसके कारण कभी कभी क्या होता है, स्पार्क हो जाता है। तो यही दिखाता है कि सर्किट में इंडक्टेंस है। तो इंडक्टेंस इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। The mutual inductance of two coil is maximum when the coils are, जब दो कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस मैक्सिमम होगा, कब होगा, जब ये इंक्लाइंड एट एन एंगल टू 45 डिग्री, एट राइट एंगल टू द ईच अदर, टचिंग ईच अदर या फेसिंग ईच अदर। तो जब टच भी कर देंगे ना तो इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस सबसे हाई होगा। ऐसा ये L1 L2 ये दोनों का कपलिंग हो गया, तो यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है ना, अंडर रूट L1 L2 K के साथ में। ठीक है ना, ये K है कपलिंग कोफिशिएंट। इसका भी फॉर्मूला पूछता है, K इक्वल टू M अपॉन अंडर रूट L1 L2। तो K जो होता है इसको इसे कहा जाता है कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये ध्यान में रखना है, इस फॉर्मूले से आपको क्वेश्चन देता है। नेक्स्ट है, विच मीडियम हैज बीन हाईएस्ट वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इनमें से कौन सा मीडियम है जो हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दिखाता है। तो ये वही मीडियम होता है बेटा जो हम लोग यूज करते हैं। आपने नाम सुना होगा डीसी में कम्यूटेटर, सुना है नाम। और कम्यूटेटर में बहुत सारे आपने देखा होगा कॉपर के सेगमेंट होते हैं, इसे कहा जाता है कॉपर के सेगमेंट। और हर एक सेगमेंट के ना बीच में हम लोग एक इलेक्ट्रिकली इंसुलेशन करते हैं, ये वाला। ठीक है, ये ऐसे, ये किसका करते हैं, तो इंसुलेशन हमेशा हम लोग करते हैं माइका का, क्योंकि माइका का इंसुलेशन का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है ना। तो इसका आंसर आएगा बेटा माइका। कम्यूटेटर में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। अगर हम इलेक्ट्रिकली अगर देख रहे हैं ना, मैग्नेटिकली कपल नहीं करते इसको, इलेक्ट्रिकली आइसोलेट का मीनिंग होता है ये अलग नहीं होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, एक साथ रख रहे हैं। मैग्नेटिकली आइसोलेट करने का मतलब है मैग्नेटिकली कपल्ड होता है, आइसोलेट नहीं होता। वैसे इलेक्ट्रिकली आइसोलेट होता है, कपल्ड नहीं होता। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, एक साथ इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर का यूज करके हम लोग इसको क्या करते हैं, मिलाते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर में। नेक्स्ट है, द पावर डिसिपेट इन अ प्योर कैपेसिटर इज, प्योर क्या कितने बार बताया हूं, VI cos फाई होता है। और प्योर कैपेसिटर में cos फाई की जगह 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर में अगर मैं वोल्टेज को रेफरेंस लेता हूं ना, तो जो करंट होता है वो 90 डिग्री क्या करेगा, लीड करता है। तो फाई की जगह 90 डिग्री हो जाता है, तो यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 0। चाहे प्योर कैपेसिटर बोले चाहे प्योर इंडक्टर बोले, हमारा जो आंसर आएगा ना वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। फिर बोल रहे हैं द पावर डिसिपेट इन अ प्योर कैपेसिटर। अच्छा, वही क्वेश्चन बार से फिर से रिपीट हो गया, 0, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है, इफ डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, अगर डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रख दे तो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, डिक्रीज हो जाएगा, या रिमेन्स द सेम, या बिकम 0। तो हमेशा डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेगा, अपोज करता है। तो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना, नेक्स्ट है, When 2 वोल्ट EMF, मतलब E की वैल्यू दिया है कितना, या मैं बोला V की वैल्यू दिया है 2 वोल्ट, यही दिया है वोल्टेज की वैल्यू। EMF मतलब क्या है, एक प्रकार का वोल्टेज है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस बोले, चाहे वोल्टेज बोले, चाहे EMF बोले, सबका यूनिट वोल्ट ही होता है ना। अप्लाइड अक्रॉस 1 फैरेड कैपेसिटेंस, C की वैल्यू दिया है 1 फैरेड कैपेसिटर, इट विल स्टोर द एनर्जी ऑफ, एनर्जी इन स्टोर इन कैपेसिटर होता है हाफ CV स्क्वायर। तो 1/2, C की वैल्यू है 1 इंटू V का 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 2 जूल। आंसर नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, एनर्जी का यूनिट होता है जूल, वही है एनर्जी स्टोर्ड इन एन कैपेसिटर है ना। अगर इंडक्टर के लिए होता है ना तो E इक्वल टू होता है हाफ LI स्क्वायर। सब याद करना है आपको, नहीं याद है याद करिए, इंडक्टर का एनर्जी करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। अगला क्वेश्चन है,
कि एक ना डिस्टिल्ड वाटर इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोलाइट्स। क्यों करते हैं डिस्टिल्ड वाटर का यूज, मतलब जो आशुद्ध जल होता है उसका यूज विद्युत अपघट्य में क्यों किया जाता है? क्योंकि यह क्या है, देखिए जो आशुद्ध जल होता है ना उसमें कोई भी केमिकल होते नहीं है ना, मिनरल्स वगैरह ज्यादा होते नहीं है, तो आशुद्ध जल एकदम प्योर होता है। तो इस जगह पे हम लोग जब यूज करेंगे ना तो इससे जो लोकल एक्शन होता है, जो स्थानीय क्रियाएं होती है, उससे क्या होता है, स्लो हो जाता है या उससे रोकथाम मिलता है। ठीक है, नॉर्मल वाटर में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं लेकिन आशुद्ध जल में मिनरल्स की कमी होती है, जिसके कारण लोकल एक्शन का क्या होता है, कमी हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सेल्स आर कनेक्टेड पैरेलल टू। सेल्स को पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं? तो सेल्स को पैरेलल में एक ही चीज के लिए कनेक्ट किया जाता है, करंट की कैपेसिटी को इंक्रीज करने के लिए। अगर वोल्टेज की कैपेसिटी को इंक्रीज करना रहता ना तो मैं सेल को कैसे करता है, सीरीज में कनेक्ट करता ना, ये पैरेलल के लिए है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोलाइट ऑफ ए स्टोरेज बैटरी। एक स्टोरेज बैटरी के विद्युत अपघट्य को किसके मिलाने से बनाया जाता है? तो हमेशा स्टोरेज बैटरी का अगर बात कर रहा है ना तो स्टोरेज बैटरी में हमेशा हम लोग क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में पानी मिलाते हैं भैया, H2SO4 को H2O के साथ मिलाते हैं, ना कि H2O को H2SO4 के साथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। H2SO4 टू वाटर से हमारा इलेक्ट्रोलाइट बनता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, द एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ द बैटरी डिपेंड्स ऑन। ये क्वेश्चन मैंने बहुत बार बताया है, ये आपका एरिया ऑफ द प्लेट, थिकनेस ऑफ द प्लेट, द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट या डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। तो ये हर बार आपको बताया हूँ। एवी क्या होता है, बैटरी का एवी किसके ऊपर डिपेंड करता है। इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे, मैं नेक्स्ट की ओर बढ़ रहा हूँ। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, इसका आंसर जरूर दीजिएगा। फिर अगला बोल रहा है फ्यूल सेल कन्वर्ट। ये क्या कन्वर्ट करता है फ्यूल सेल? आपको पता है नाम में ही ईंधन है, तो ईंधन मतलब जो केमिकल एनर्जी होगा ना, केमिकल एनर्जी, उसको क्या करेगा ये, इलेक्ट्रिक एनर्जी में या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फिर अगला बोल रहा है द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ सिंगल लूप जनरेटर इज। एक सिंगल लूप जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज कैसा होता है? तो सिंगल लूप जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज ना पल्सेटिंग एसी होता है। ये दोनों ऑप्शन दिख रहा है ना, ये दोनों पल्सेटिंग एसी, पल्सेटिंग एसी। तो ये आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया क्वेश्चन को, बट इसका जो करेक्ट आंसर है ना, पल्सेटिंग एसी विथ यूनी डायरेक्शनल। ये एक ऑप्शन पूर्ण होता है और एक होता है विथ बाय डायरेक्शनल, ये एक ऑप्शन सही होता है। बाकी सारे के सारे ना क्या है, ये इसीलिए क्या है, दोनों एक जैसे आ गए इसलिए आयोग ने इसको कैंसिल कर दिया। बट हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा पल्सेटिंग एसी विथ यूनि डायरेक्शनल। ठीक है ना, एक यूनि डायरेक्शनल मतलब एक ही दिशा में पल्सेटिंग एसी चलता है एक सिंगल लूप जनरेटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, द आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ जनरेटर इज गिवन बाय। एक जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज, आपको पता है जनरेटर का आउटपुट वोल्टेज इजी से दिखाते हैं। इसमें VL में प्लस होता है बेटा, IaRa प्लस, यहाँ पर 2VB आता है। अगर मैं ब्रश ड्रॉप को 0 मान लूं तो VL प्लस IaRa है, तो जनरेटर वोल्टेज में ये V प्लस IaRa दिख रहा है ना, यही इसका सही आंसर है। ये जो पहला वाला आंसर है ना, ये है बैक EMF का मोटर के लिए, ये है जनरेटर के लिए। ठीक है, आपको समझ आ रहा है। और ये LdI/dt अगर ये माइनस लग गया ना तो फैराडे का ये जो है ना d∅/dt, इसी के जैसा ये होता है। ये हमेशा इंडक्टर का वोल्टेज होता है, इंडक्टर का वोल्टेज होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिएगा, ये कोई इक्वेशन नहीं होता बेटा ना। E समानुपाती n बोल सकते हैं लेकिन ये कोई इक्वेशन नहीं है अभी, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट।
अगला क्वेश्चन बोल रहा है रेसिडुअल मैग्नेटिज्म अवशिष्ट चुंबकत्व डैश के लिए आवश्यक है, इज नेसेसरी, किसके लिए आवश्यक होता है? तो सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर के लिए नहीं होता, सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के लिए ही ना हमेशा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म जरूरत होता है। जो खुद के वाइंडिंग से एक्साइट हो जाता है वही सेल्फ एक्साइटेड है। आपको मालूम होगा सेल्फ एक्साइटेड में डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर, डीसी कंपाउंड मोटर, ये सब होते हैं ना, लॉन्ग शंट, शॉर्ट शंट, कब सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व। नेक्स्ट है a simple method in increasing the voltage of a DC generator is, DC जनरेटर के वोल्टेज को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको पता है वोल्टेज जो होता है E इक्वल टू, इसका इक्वेशन होता है phi Z NP अपॉन 60 इंटू A, ये होता है ना। आप देखेंगे इस जगह पर टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, जो EMF है ना इस स्पीड के समानुपाती दिख रहा है। अगर मैं स्पीड को बढ़ा दूं ना तो ईएमएफ भी बढ़ जाता है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो गया। और देखते हैं टू डिक्रीज द स्पीड ऑफ रोटेशन, अगर मैं स्पीड को डिक्रीज कर दूं तो ईएमएफ तो डिक्रीज हो जाएगा, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हमको बताना है इंक्रीज कैसे होगा। ठीक है, तीसरा नंबर टू डिक्रीज द एयर गैप फ्लक्स, ये जो फ्लक्स है अगर इसकी वैल्यू बढ़ाऊंगा तो ईएमएफ बढ़ेगा, तो यहाँ तो डिक्रीज बोल रहे हैं, तो ये भी गलत हो गया। टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द आर्मेचर, आर्मेचर के लेंथ से ईएमएफ का कोई लेना देना नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इस इक्वेशन से क्वेश्चन हमेशा बनता ही है बेटा, ध्यान रखिएगा अच्छे से। फिर नेक्स्ट, Which of the following is most suitable for running in parallel operation? पैरेलल ऑपरेशन के लिए सबसे अच्छा कौन सा होता है? तो पैरेलल ऑपरेशन के लिए हमेशा कंपाउंड जनरेटर सबसे अच्छा होता है। ठीक है ना, कंपाउंड जनरेटर सबसे बेस्ट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक सेकंड, ये जो है ना पैरेलल ऑपरेशन के लिए ना शंट जनरेटर सबसे अच्छा होता है, क्योंकि आपको पता है शंट मशीन जो रहता है ना कांस्टेंट स्पीड से चलता है। ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से चलता है और इसी के लिए पैरेलल ऑपरेशन के लिए इसका कंडीशन सही रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला बोल रहा है Which of the following components of a DC generator plays vital for providing direct current to a direct DC generator? DC जनरेटर का कौन सा हिस्सा डायरेक्ट करंट देने में अहम भूमिका निभाता है? तो आपको मालूम होगा बेटा कम्यूटेटर, यही तो है ना जो आर्मेचर से क्या करता है, जो एसी पल्सेटिंग में मिलता है ना उसी को ये क्या करता है यूनिडायरेक्शनल डीसी में क्या करता है कन्वर्ट कर देता है। इसी कम्यूटेटर सेगमेंट को ना हम लोग मैकेनिकल रेक्टिफायर भी बोलते हैं, मैकेनिकल रेक्टिफायर इसी को बोलते हैं। ठीक है ना, तो याद रखिएगा कम्यूटेटर ही है जो हमको एसी टू डीसी कन्वर्ट करके देता है। नेक्स्ट बोल रहा है Which loss is the DC generator varies with load? इनमें से ऐसा कौन सा लॉस है जो लोड के साथ बदलते रहता है, तो वेरी करता है? तो एडी करंट लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर से, हिस्टेरिसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के, कॉपर लॉस होता है जो भाई ये इसको आई स्क्वायर आर लोड बोलते हैं, आई स्क्वायर आर लॉस इसी को बोलते हैं, और ये हमेशा क्या होता है लोड के साथ वेरी होता है, लोड के साथ बदलता है, तो कॉपर लॉस को वेरिएबल लॉस भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, विंडेज लॉस ये एयर गैप के कारण आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा एयर गैप के कारण होने वाला लॉस है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग विंडेज का वाइंड सोच लेते हैं, वाइंडिंग का लेके करते हैं, नहीं गलत बात है। विंड का मतलब ये होता है एयर गैप, जो इसमें एयर आ रहा है उसके कारण जो लॉस होगा ना उससे कहा जाएगा विंडेज लॉस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द आर्मेचर ऑफ अ डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू, एक डीसी जनरेटर का आर्मेचर क्यों लैमिनेट करते हैं? सीधा सा बात है रिड्यूस एडी करंट लॉस, इसको एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, ये बोल रहा अगला
कार्बन ब्रशेस यूज्ड इन इलेक्ट्रिक मोटर। और कार्बन ब्रश का यूज क्यों करते हैं भाई? ये क्या करता है? ब्रश ऑफ कार्बन डिपेंड्स ऑन द कम्यूटेटर, गलत है भाई। प्रोवाइड अ पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, प्रिवेंट ओवरहीटिंग ऑफ आर्मेचर, प्रिवेंट स्पार्किंग ड्यूरिंग कम्यूटेशन। तो ये जो है ना, ये पाथ फॉर फ्लो ऑफ करंट, एक फ्लो ऑफ करंट के पाथ को बनाता है, ठीक है ना। ब्रश का यूज इसलिए करते हैं, यहाँ पर जो स्पार्किंग से बचाता है ना, वो इंटरपोल का भी मेन काम होता है, ये सब चीजें कम्यूटेशन को इंप्रूव करने का, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रश का काम ही होता है करंट को कैरी करना और आगे एक्सटर्नल सर्किट में भेजना, क्लियर है। तो कार्बन ब्रश का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज अवर करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द स्पीड ऑफ अ डीसी शंट मोटर इंक्रीजेस द बैक ईएमएफ, वही वाला आ गया, ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड के, स्पीड बढ़ जाएगा बेटा तो बैक ईएमएफ भी तो बढ़ जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। अगर स्पीड बढ़ गया तो भाई बैक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस। ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, ठीक है, ये आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, अ 4 पोल लैप वाइंड आर्मेचर हैज 400 कंडक्टर। ये P की वैल्यू 4 दिया है बेटा, आर्मेचर वाइंडिंग कंडक्टर की संख्या दिया है 400, लैप वाइंडिंग बोला है ना, तो लैप के लिए हमेशा क्या होगा बेटा? A बराबर P होता है, याद रखना है। और वेव वाइंडिंग बोले रहता है ना, तो A बराबर कितना हो जाता है? 2 हो जाता है। और कुछ बोला है क्या? 250 मिली वेबर, तो ये फाई की वैल्यू दिया है 250 मिली वेबर, ठीक है। द ईएमएफ जनरेटेड व्हेन रनिंग एट 600 आरपीएम, एन की वैल्यू दिया है 600 आरपीएम, तो मेरे को ईएमएफ बताना है। ईएमएफ का सूत्र क्या होगा बेटा? E बराबर 5ZNP अपॉन 60A। फाई दिया है 250, मिली का मतलब हो जाएगा 10 की घात ऋण 3 इंटू जेड, जेड कितना दिया है? 400 गुणित n, 600 गुणित P की वैल्यू है 4 बटे 60 इंटू A बराबर P है, तो A भी 4 हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 60 से ये 10 बार गया, 25, ये 0 2 3 0 4 0, तो ये हो जाएगा 25 चौके 100 और गुणित 10 की घात 4 गुणित 10 की घात ऋण 3, तो ये हो जाएगा 10 की घात 6, ये हो गया 25 चौके 100। ये 100 वोल्ट तक आ रहा है ना कुछ ये वाला, तो आंसर हो जाएगा हमारा भी, क्योंकि 100 आ रहा है ना, बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो आ ही जाएगा, ठीक है ना। मतलब 1000 होगा और कुछ या तो 250 की जगह 25 मिली वेबर होगा, बस आपको दिख रहा है ना कि ये इसी जैसे आंसर होगा, तो 100 वोल्ट पे टिक लगा देना है, क्लियर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, द पावर स्टेटेड ऑन द आर्मेचर प्लेट इन एनी मोटर इज ऑलवेज, जो भी स्टेट दिया रहता है, पावर जो भी देता है ना, हमेशा शाफ्ट पावर आउटपुट होता है। आउटपुट या शाफ्ट पावर का ये रेटिंग दिया रहता है, तो हमेशा कहा गया आउटपुट ऑफ द शाफ्ट है, ये शाफ्ट, आउटपुट ऑफ द शाफ्ट पावर हमेशा दिए रहता है। किसी भी मोटर का जो आउटपुट उसमें दिए रहेगा ना आपको लास्ट में, वो हमेशा शाफ्ट पावर का आउटपुट होता है, ठीक है। तो ये हमारे थे कुछ क्वेश्चन जिसको आपको करने हैं, जितने भी ज्यादा क्वेश्चन आप करेंगे उतना अच्छा है, ठीक है। सीएसईबी के लिए मैं आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा कि कौन से टॉपिक को हमको ज्यादा पढ़ना है और किस टॉपिक से अब तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं वो सारे टॉपिक आपको यहाँ पर लिख के भी बता दूंगा। तो उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, 1 से 2 दिन लगेगा, वेट करिए, लेकिन आपको बहुत ही जबरदस्त वीडियो दूंगा मैं, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस पूरा मिला के, प्रीवियस ईयर के जो एई और जेई के सिलेबस को पूरा दिखाऊंगा कि कितना कितना क्वेश्चन कहाँ से बना था, ठीक है ना। तो इस जगह को आप ध्यान रखिएगा हमेशा। और वीडियो पसंद आ रहा होगा, चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर कमेंट और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू सो मच, जय।